शायद यह उनकी विवशता थी आज, क्योंकि यह उनकी इज्जत का सवाल था। समाज में दिखावे के लिए उन्हें मन मारकर ऐसा कहना पड़ रहा था। फिर उन्होंने आवाज लगाई, साक्षी बेटा, मेरी सहेलियों आई है, जरा उनके लिए 4-5 गिलास जूस ले आना। पर सामने से कोई प्रसन्नोत्तर नहीं मिला। प्रज्ञा जी सोच ही रही थी कि क्या करें क्या ना करें। तभी साड़ी पहनकर साक्षी बाहर हॉल में आई और उसने प्रज्ञा जी की सभी सखियों के नमस्ते किया। उसके ऐसा करते ही प्रज्ञा जी की सभी सखियां उसकी ओर प्रशंसा भरी निगाहों से देखने लगी। प्रज्ञा, तू बहुत खुशकिस्मत है जो तुझे ऐसी हीरे जैसी बहू मिली। उनकी एक सखी साधना कहने लगी। हाँ प्रज्ञा, सच जैसा तू कह रही थी, उससे भी बढ़कर सुंदर, सुशील और संस्कारी निकली तेरी बहू। तो तभी फिर मीना भी कहने लगी, अरे प्रज्ञा, मुझे तो तुझसे जलन होने लगी। एक तेरी बहू है और एक मेरी बहू को देखो ना, चूड़ी पहनती है, न पायल माथे पर बिंदियां, न सिंदूर, और सारा दिन छोटे छोटे कपड़े पहनकर अंग्रेजी में गिटपिट करती रहती है। बस उसकी इस बात पर सभी सहेलियां हंसने लगी और प्रज्ञा जी का सिर गर्व से और भी ऊंचा हो गया। तभी प्रज्ञा जी ने साक्षी से कहा, बेटा, मैं तुम्हें जूस लाने के लिए आवाज लगाई थी, क्या हुआ? तब वह प्रज्ञा जी की ओर मुखातिब होकर बोली, मम्मी जी, आज मेरी किटी पार्टी है, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, रात को खाना बाहर ही खाकर आऊंगी। इतना कहकर वह वहां से निकल गई। अब तो प्रज्ञा जी की निगाहें शर्म से धरती में गरी जा रही थीं। अब वही सहेलियां जो पहले तारीफ करते नहीं थक रही थीं, आपस में खुसर पुसर करने लगी। देखो तो सही, जरा कैसे झट से निकल गई। अरे इससे तो लाख गुना अच्छी मेरी ही बहू है। भले सारी न पहनती हो, पर ऐसा तो नहीं करती कम से कम। अब प्रज्ञा जी को तो जैसे मानो तो खून नहीं उनका रोने को दिल कर रहा था, पर सबके सामने रो भी नहीं सकती थी। तुम लोग बैठो, मैं अभी सबके लिए जूस लेकर आता हूँ। नहीं प्रज्ञा, तू रहने दे, तू परेशान मत हो, वैसे भी हम लोगों का कुछ लेने का मन भी नहीं। हाँ प्रज्ञा, तू आराम कर, अब हम लोग निकलेंगे। तभी अब तक चुप बैठी उषा बोल पड़ी, अरे अभी याद आया, मुझे तो बाजार भी जाना है। चलो भाई चलो, देरी हो रही है, निकलते हैं। कहकर प्रज्ञा जी से इजाजत लेकर वे सभी सखियां वहां से निकल गईं। प्रज्ञा जी को कुछ जवाब न सूझा, वह चुपचाप नजरें झुकाए बैठी रही। प्रज्ञा जी अभी तक इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी और अपने हाथों में सर लेकर सोफे में धंसकर बैठी हुई थी कि तभी उनका फोन बज उठा। फोन पर नाम देखकर एक पल के लिए उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, सामने से आवाज आई, हेलो प्रज्ञा, कैसी है? क्या हाल है? क्या हो रहा है? तेरी तो कुछ खैर खबर ही नहीं है। हमारी याद आती भी है कि नहीं? अरे वो इतने दिनों बाद, और तू रुकेगी भी या धारा प्रवाह बोलते ही चली जाएगी? आज अचानक तुझे मेरी याद कैसे आई? अरे मोहतरमा, हम आप ही के शहर में आ गए हैं। हमारे पतिदेव का तबादला इसी शहर में हो गया है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब तो यह बात की तू मुझसे मिलने कब आ रही है? मैं तुझसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रही हूँ। तू बेटी की शादी में भी नहीं आई, तुझसे बहुत बातें करनी है। हाँ यार, कुछ व्यस्तता ही ऐसी रही कि आ ही नहीं पाई। तू भी तो नहीं आई मेरे राहुल की शादी में। हाँ बस वह यूं ही। आप खैर छोड़ो यह सब बातें, और तुम कल लंच हमारे साथ कर रही हो मेरे घर पर, ठीक है? प्रज्ञा जी ने एक गहरी सांस लेकर फोन रख दिया। दूसरे दिन सुबह से प्रज्ञा जी बहुत ज्यादा उत्साहित थी। अपनी बचपन की सखी से मिलने के लिए सब काम निपटाकर फटाफट तैयार होकर वे निकल पड़ी अपनी सखी से मिलने के लिए। उसके घर की ओर जैसे ही प्रज्ञा जी तारिका जी के घर पहुंची, उन्होंने दरवाजा खोला और दोनों सखियां वहीं दरवाजे पर ही एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी। दोनों कम से कम 30 साल के अंतराल के बाद जो मिली थी, जबकि बचपन में दोनों ही सखियों की दांत काटी रोटी थी। आज मिलते ही दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कुछ पल तक दोनों यूं ही एक दूसरे के गले लगकर रोती रही। फिर थोड़ा संजत होकर तारिका जी बोली, आओ अंदर चलकर बैठते हैं। कहकर वे प्रज्ञा जी को लेकर अंदर कमरे में आ गई। दोनों सखियां अभी बातों में ही मशगूल थीं कि तभी तारिका जी की बेटी कॉलेज से आते ही, अरे मम्मा, आप कल से आंटी का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। जरा हमारा भी तो इंट्रोडक्शन करवा दीजिए आंटी से। हाँ बेटे, जरूर, क्यों नहीं। प्रज्ञा, यह मिल मेरी लाडली बिटिया रानी से, जिसे हम सब प्यार से गुड़िया बुलाते हैं। और गुड़िया, यह है तुम्हारी प्रज्ञा आंटी। मम्मा, आपकी और आंटी की दोस्ती कितनी पुरानी है।
मुझे आप लोगों की फ्रेंड की स्टोरी सुनाओ ना मम्मा, मुझे सुननी है। हाँ बेटे, जरूर सुनाऊंगा, पर टूट जाए वह रिश्ता भी हमारा नहीं है। हमारा रिश्ता तो दिल से दिल का रिश्ता है। 40 सालों से भी पुरानी है हमारी दोस्ती। आज पूरे 30 साल के बाद हम मिल रहे हैं, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि कल ही की तो बात है। हाँ गुड़िया बेटा, हम दोनों बिना कहे ही एक दूसरे के दिल की बात समझ लेते हैं। हम तारिका बचपन में कितनी मस्ती किया करते थे ना। तुझे याद है वो दिन जब अपना 7वीं कक्षा का रिजल्ट निकला था? अपने दोनों के बराबर अंक थे। अरे हाँ, अच्छे से याद है वह दिन, कैसे भूल सकती हूँ। अपने दोनों कक्षा में प्रथम आए थे, इसलिए अपने दोनों बहुत ज्यादा मस्ती के मूड में थे। फिर उस दिन हम दोनों ने मिलकर इतिहास की मैम को कैसे डराया था ना। हाँ, और उनको डराकर अपन दोनों छुप गए थे, और वह कितना डर गई थी। फिर प्रिंसिपल मैडम से अपने लोगों को खूब डांट पड़ी थी और सजा भी मिली थी। हमें मुर्गा बना दिया था मैम ने, कहकर दोनों सखियां हंसने लगी गुड़िया। अरे बाप रे मम्मा, आप लोग तो हम लोगों से भी ज्यादा मस्तीखोर थे। गुड़िया ने जिस तरह से आश्चर्य से गोल गोल मुंह बनाकर कहा, उसकी इस अदा पर तीनों ही खूब जोर से हंस पड़ी। गुड़िया भाभी से कहो आंटी के लिए कुछ ठंडा ले आएगी। हाँ मम्मी। कहकर गुड़िया चली जाती है। उसके जाने के बाद तारिका जी कहती हैं, प्रज्ञा क्या बात है, तू कुछ परेशान लग रही है। नहीं यार, कुछ भी तो नहीं, कितना तो हंसी हूँ अभी तेरे संग। मुझे भला कैसी परेशानी। प्रज्ञा तू ज्यादा बन मत, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, मुझे सच सच बताओ क्या बात है। तभी तारिका जी की बहू नाश्ता लेकर कमरे में आई। नमस्ते आंटी कहकर उसने प्रज्ञा जी का अभिवादन किया और फिर बोली, आंटी गर्मी बहुत है, ठंडा ठंडा मॉकटेल लीजिए। और जैसे ही प्रज्ञा जी ने मॉकटेल का गिलास लेने के लिए ऊपर की ओर नजरें उठाई तो लगा कि वह गश खाकर गिर जाएंगी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्वयं को संभाला। उधर तारिका जी की बहू जूस की ट्रे रखकर जा चुकी थी। प्रज्ञा जी ने अचरज भरी निगाहों से तारिका जी से पूछा, तारिका, ये तेरी बहू है? हाँ प्रज्ञा, ये रीमा है मेरी बहू। रीमा हीरा है हीरा। हमारी बहू डॉक्टर है, लेकिन फिर भी तनिक भी घमंड नहीं है। गृह कार्य में इतनी दक्ष है कि कुछ मत पूछो। घर और हॉस्पिटल दोनों ही की जिम्मेदारी बखूबी उठाती है। मुझे तो एक भी काम को हाथ तक नहीं लगाने देती। पूरा घर संभाल रखा है। मेरी और मनीष के पापा की सेहत का और हमारे खाने पीने का पूरा ख्याल रखती है मेरी बेटी तानिया। गुड़िया की तो सबसे अच्छी दोस्त है। इतना सब बोलकर तारिका जी ने एक गहरी सांस ली और तभी रीमा फिर नाश्ते की ट्रे लेकर हाजिर हो गई। ब्रेड रोल, रसमलाई ढोकला और सैंडविच। इतनी सारी चीजें देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी प्रज्ञा जी। इससे पहले कि वे कुछ कह पाती तभी तारिका जी की आवाज गूंज उठी, यह सब हमारे रीमा ने अपने हाथों से बनाया है। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है हमारी बहू। रीमा फिर से नाश्ता रखकर वापस चली गई। प्रज्ञा जी अभी तक स्तब्ध बैठी थी। एकदम तभी तारिका जी ने सवाल किया, बोल प्रज्ञा, कैसी लगी मेरी बहू? सच में हीरा है तेरी बहू। तारिका हीरा, मैं जिस हीरे को कांच समझकर ठुकरा दिया था, पर तेरी नजरों ने पहचान लिया। सिर्फ इतना ही बोल पाई आज प्रज्ञा जी, और इतना बोलते बोलते उनका गला रंध गया। तब मौके की नजाकत भांपते हुए तारिका जी ने कहा, प्रज्ञा, अब बीती बातों को भूलकर नाश्ता करो। जो हुआ ठीक है, जाने दो। पिछली बातों को याद करने से सिर्फ दुखी हासिल होगा। तारिका, तू ठीक ही कह रही है। पिछली बातों को भूल जाने में ही सबकी भलाई है। ये शायद मेरी रूढ़िवादी सोच की ही सजा मुझे मिल रही है। कहते कहते प्रज्ञा जी की आंखें छल छला आईं। अपने तन मन की सारी बातें कहकर दोनों ने मन हल्का कर लिया। शाम होने लगी तब प्रज्ञा जी ने तारिका जी से जाने की इजाजत मांगते हुए कहा, तारिका, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। अब तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा। अब तू बता, तू कब आ रही है मेरे पास? जिया मन तो नहीं भरा, पर अब शाम हो गई तो तुझे और रोक भी नहीं सकती हूँ। मैं जल्दी ही तेरे यहाँ आने की कोशिश करूंगी। और इतना कहकर तारिका जी ने उन्हें रीमा के हाथ की बनाई हुई एक पेंटिंग गिफ्ट करते हुए कहा, प्रज्ञा, यह पेंटिंग मेरी बहू ने अपने हाथों से बनाई है। और पेंटिंग को हाथ में लेते हुए प्रज्ञा जी की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। आज पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी प्रज्ञा जी। तारिका जी से विदा लेकर घर की ओर जाते हुए बार बार प्रज्ञा जी के जहन में
बस यही विचार आ रहे थे। एक झूठी शान के वशीभूत आज मैं हूँ कितनी अभिभूत, तो सिर्फ पहनावे पर जाकर मैं सब कुछ गवाही कपड़े तो तन ही रखते हैं, गंडक देते हैं, सारी बुराई घर को ढक लीज। आंचल में वही एक है, लाखों में फिर पहने जीन्स, चाहे वो सारी। ना समझी ये बात मैं अनाड़ी, ना जाऊं किसी के पहनावे पर, ये बात मुझे समझ आ गई। दोस्तों, ये सास बहू स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। कहानी को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।